नमस्ते, मैं हूँ सिद्धांत, साथ में फ्रेम में है अंशुमान तिवारी। ये अर्थात का नया अंक। अर्थात बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातचीत होती है। और अंशुमान जी, पिछली बार हमने आबादी के आधे सच के बारे में बातचीत की थी कि जी। कैसे आबादी को एक बहाना बनाया जाता है, एक बहाने की तरह प्रोजेक्ट किया जाता है, जबकि सरकार के ही आंकड़े कुछ और सच्चाई बताते हैं। जी। और मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करूँगा उन सारे लोगों का जिन्होंने इसे देखा। बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रियाएँ आईं, बहुत सारे लोगों की उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया, अधिकांश प्रतिक्रियाएँ बहुत उत्साहवर्धक, सकारात्मक थी। हमारी कोशिश ये होती है अर्थात में भी और अनटॉप पर भी कि हम आपको वे तथ्य आपके सामने ला सकें जो आधिकारिक हैं, जिससे कि आपकी बहस केवल ओपिनिएटेड या राय पर आधारित ना हो, बल्कि फैक्ट पर आधारित हो। ये सब कुछ ऐसा है जैसे कि चारों तरफ जो जो ओपिनियन का और झूठ का और असत्य का जो तूफान चलता है ना, उनके बीच में एक दिया रखने की कोशिश है ना। वो एक शेर है कि हम उन दरीचों पे दिया रख के आए हैं जिन दरीचों पे पहले से हवा रखी है। तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम वहां वो तथ्य का दिया आपके सामने रखें और जिससे आप ये समझ सकें कि वास्तविकताएं क्या है। और अक्सर राजनीति या जो जो इंटरेस्टेड बहसें होती हैं, जो एजेंडा ड्रिवन बहसें होती हैं, वो हमेशा तथ्यों से अलग ले जाने की कोशिश करती हैं। इसमें कई सारे लोगों ने प्रतिक्रियाएं की, टिप्पणियां की। बहुत सारे लोगों को ये तथ्य पहली बार पता चले, हालांकि ये तथ्य सार्वजनिक डोमेन में पहले से उपलब्ध हैं। जनसंख्या के आंकड़े, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज की रिपोर्ट, सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण। कुछ और सवाल इस तरीके के आए जिसमें लोगों ने इस फार्मूले को समझने में उनको दिक्कत हुई। हालांकि हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि फार्मूला जीडीपी या किसी ग्रोथ की गणना के फार्मूला से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि इसमें मॉर्टेलिटी भी, मरने वालों की संख्या को भी जोड़ा जाता है जनसंख्या की गणना के लिए। गूगल पर उसके बहुत आसान इंटरप्रिटेशन उपलब्ध है जिसको लोग समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कैसे नापी जाती है। लोगों ने घनत्व के सवाल उठाए, पर घनत्व के सवाल उतने महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि माइग्रेशन एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है घनत्व में। दुनिया के बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां पर जनसंख्या का घनत्व बहुत ज्यादा है। अगर आप लंदन की सड़कों पर सुबह निकलें और वहां जितनी भीड़ दिखाई देगी, आपको लगेगा कि पूरी दुनिया की आबादी सिमट के लंदन में आ गई है, पर इसका अर्थ नहीं कि लंदन की आबादी की वृद्धि दर ज्यादा है। तो ये फैक्टर्स भी होते हैं। पर भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर लगातार गिर रही है और अब तो ये 1% के आसपास है, जो अनाधिकृत आंकड़े हमको मिल रहे हैं। अगली जब जनसंख्या दर का आंकड़ा हमारे सामने आएगा तो हमें ये चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी। पर इस तरीके की बहसें और इस पर प्रतिक्रिया से हमारा उत्साह बढ़ता है और हमें ये महसूस होता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो जो वास्तविकताओं को समझकर उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस एपिसोड को देखने से, सराहने और इस पर इसकी प्रतिक्रियाओं के लिए। हाँ, हम बहुत सारे फॉरवर्ड्स और बहुत सारे डबल टिक, ब्लू टिक के बीच में हम एक सार्थक बहस करने की कोशिश जी। करते हैं। मैसेज के फॉरवर्ड करने से अलग भी क्या हो सकता है, या अलग भी क्या डिस्कशन हो सकता है, उसको देखते हैं। अच्छा अंशुमान जी, इस पे कुछ सवाल वगैरह हैं, वो सब हम लोग आखिर में इस पे बातचीत करेंगे जी। पिछले एपिसोड पे। और हम लोग के दर्शक बहुत समय से बोल रहे हैं, और ये हम लोगों की भी, मतलब ये हम लोग भी रह जाता है बातचीत में, क्योंकि रॉ बन जाता है बातचीत का कि नहीं कर पाते हैं कि सर अब अंशुमान जी और आप लोग फिल्में और किताबें डिस्कस नहीं करते हैं अब। नहीं, तो आज इस बार जरूर करेंगे हम। इस बार जरूर करेंगे। जी। जी। और आगे बढ़ते हैं। इंडिया टुडे हिंदी का अंक क्या है इस बार? इस बार का अंक काफी दिलचस्प और काफी चर्चित विषय पर है कि क्या आपका व्हाट्सएप सुरक्षित है? क्या सरकारें व्हाट्सएप में घुसपैठ कर रही हैं? आपकी चैट्स लीक हो रही हैं क्या? तकनीकी विशेषज्ञ का क्या कहते हैं? सरकार की एजेंसियां क्या कहती हैं? व्हाट्सएप खुद या फेसबुक या जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या कहता है? और किस तरह से, क्योंकि अभी जो जिस तरह से चैट्स लीक हुई और खासतौर से जो बॉम्बे में ड्रग्स की इंक्वायरी को लेकर, उसके बाद लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं कि व्हाट्सएप सुरक्षित है कि नहीं। लोग व्हाट्सएप छोड़कर दूसरे प्लेटफॉर्म्स की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां उनको लगता है कि उनका संवाद, उनका संचार सुरक्षित है। तो हमने इसी को गहराई से समझने की कोशिश की है। इस बार का अंक इसी पर निर्भर है कि क्या आपका व्हाट्सएप सुरक्षित है। हाँ, मतलब ये सब बातें तो बहुत समय से हो रही। भीमा कोरेगांव की इन्वेस्टिगेशन के समय भी पेगासस नाम का एक बग समझ में आया था जो व्हाट्सएप चैट्स लीक कर रहा था, आपकी चीजें आई थी। अर्थात पे बढ़ते हैं। राहत ऐसी होती है, मतलब क्या है? एक दो लोगों की तो कहानी से शुरुआत हो रही है, फिर हम एक समानांतर व्यवस्थाओं को देख रहे हैं साथ में। क्या है मामला, आप बताइए। सिद्धांत, अक्सर अब हम कोविड के लॉकडाउन, उससे आर्थिक असर और
दुष्प्रभाव को समझने की स्थिति में पहुंच चुके हैं, क्योंकि 6 महीने बीत चुके हैं। पूरी दुनिया में अलग अलग सरकारों ने अपने देश की अर्थव्यवस्थाओं को मदद देने के लिए, बेकार हुए लोगों की सहायता के लिए, टूटी बिखरी औद्योगिक उत्पादन को देने के लिए को मदद देने के लिए क्या किया है इसके नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं। और अभी हमारे सामने समय है कि हम भारत की दृष्टि से दुनिया के देशों के बीच में तुलना करें और समझने की कोशिश करें कि हम ऐसा क्यों करते हैं। एक प्रसंग मेरे सामने आया कि एक भारतीय व्यक्ति जो पिछले दिनों में, पिछले साल लंदन के की कंपनी में काम करता था, उसकी कंपनी कोविड के दौरान, जैसे सारी कंपनियां दुनिया की प्रभावित हुई, कोविड के दौरान उसकी कंपनी बंद हो गई। उस व्यक्ति की कंपनी ने वहां की जॉब रिटेंशन स्कीम का सहारा लिया और उसकी सैलरी और उसकी नौकरी प्रोटेक्ट कर दी गई। यही जबकि भारत में उसके परिवार के बाकी लोगों की नौकरी चली गई और उन्हें कुछ नहीं मिला, और आज उसके मदद से या उसके पैसे से इस संकटपूर्ण समय में भारत में उनके परिवार का काम चल रहा है। इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि सिद्धांत, हम सरकारों को सब कुछ देते हैं। सरकारें हमसे टैक्स चाहती हैं, सरकारें हमसे हमारी सारी बचत चाहती हैं, सरकारें हमसे समर्थन चाहती हैं, सरकारें हमसे वोट चाहती हैं। दुनिया में आम लोगों की जिंदगी में, हमारे ताजे इतिहास में, पिछले 40-50 साल के इतिहास में इतनी बड़ी तबाही कभी नहीं आई। ऐसी परिस्थिति में जब लोग सरकारों की तरफ देखते हैं तो सरकारें उन्हें वापस क्या देती हैं ऐसे संकट में, जब से सब चीजें सामान्य चल रही हैं, लोगों की नौकरियां चल रही हैं, लोगों के वेतन आ रहे हैं, लोग अपना जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना कमा रहे हैं, सरकार को टैक्स दे रहे हैं, तो शायद सरकारों की उतनी जरूरत हमें महसूस नहीं होती, क्योंकि वो अपना काम कर रहे होते हैं, हम अपना काम कर रहे होते हैं। ओपिनियटेड या जो विचार पर आधारित फैसले लेने वाले लोग हैं, उनकी बात अलग है। पर ऐसे महा संकटों में सरकार एक एंटिटी के तौर पर, एक सर्विस के तौर पर हमारे लिए क्या लेकर आती है, इसको नापने का समय अब आ गया है। और वो समय हम पूरी दुनिया में जो हो रहा है उसकी रोशनी में उसे समझने की कोशिश करते हैं। आज जब हम 6 महीने बाद देखते हैं पूरे यूरोप और अमेरिका पे नजर घुमाकर, तो हमें दिखाई देता है कि पूरे यूरोप और अमेरिका में सरकारों के सारे उपाय सिर्फ एक चीज पर आकर केंद्रित हो गए हैं कि रोजगारों को कैसे बचाया जाए, रोजगारों को बढ़ाया जाए, इस पर भी नहीं, जिसको हम जॉब रिटेंशन कहते हैं। क्योंकि दुनिया की सरकारों ने और कुछ नहीं किया, वो कंपनियों को मदद देने की कोशिश नहीं कर रही है, वो उद्योग के लिए सस्ते कर्ज की कोशिश नहीं कर रही, बाकी जो पुरानी स्कीमें हैं वो वैसे ही चल रही। कोविड के बाद जो नीतियां बनी हैं पूरी दुनिया में, सारे देशों की, दुनिया मेरे पास करीब OECD का 100 देशों का डेटा उपलब्ध है और अलग अलग देशों के आंकड़े और भी उपलब्ध हैं। सारी की सारी नीतियां, सिद्धांत सिर्फ एक चीज पर फोकस है कि जो कोविड के असर से अर्थव्यवस्थाओं में नुकसान हुआ है और जो नौकरियों का नुकसान हुआ, जो रोजगारों का नुकसान हुआ है, उसे कैसे कम से कम किया जाए, उसे कैसे बचाया जाए। भारत में इसके उल्टे जब सरकार छंटनी, बेरोजगारी के विस्फोट, लगातार बढ़ती बेरोजगारी पर सवाल तक लेने को तैयार नहीं है, सवाल सुनने को तैयार नहीं। भारत के किसी भी बड़े नेता ने इस पूरे 6 महीने के दौरान बेकारी की समस्या पर, उससे निपटने के उपायों पर, उसके सुझावों पर कहीं कोई चर्चा नहीं की है। तो ऐसा क्यों है कि दुनिया एक दूसरी दिशा में जा रही है अपनी जनता को, अपने देश के लोगों को कोविड की संकट से उबारने के लिए, और भारत एक दूसरी दिशा में क्यों मुड़ रहा है ये समझना जरूरी है। क्योंकि सरकारें हमारे ऊपर टैक्स लगाती हैं, हमसे बचत लेती हैं, तो हमें यह भी जानना जरूरी है कि दुनिया की बाकी देशों की सरकारें जो ऐसा करती हैं, वह ऐसे संकट में अपने लोगों का कैसे ख्याल रख रही हैं, वे अपने लोगों को क्या केयर दे रही हैं और कैसी चीजें दे रही हैं। हम लोग मोटा मोटी पिछले कई अंकों में डिस्कस किया भी है। हमने इसे समझने की कोशिश की थी कि, लेकिन अब धीमे धीमे कई सारे प्रमुख देशों में कोविड राहत के, कोविड सहायता के 2-2, 3-3 पैकेजेस आ चुके हैं। तो अब हमारे सामने पूरा स्ट्रक्चर उपलब्ध है कि आखिर उन देशों ने क्या किया, और हम बाद में उसके नतीजे बताएंगे जो आंकड़े हमारे पास है कि वहां हुआ है, इनका फैसला क्या हुआ और उनकी तुलना में हम कहां खड़े हुए। सबसे पहला काम जो पूरी दुनिया ने सरप्राइजिंग और आश्चर्यजनक रूप से देखा कि पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर जॉब प्रोटेक्शन या वेज सब्सिडीज की स्कीम लागू की गई। जॉब प्रोटेक्शन या वेज सब्सिडी की स्कीम ऐसी होती है कि जैसे मान लीजिए कोई कंपनी अगर उसका कामकाज बंद हो गया है और अपने कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रही है, तो सरकार उससे कहती है कि आप अपने कर्मचारियों की कितनी प्रतिशत तनख्वाह का बोझ उठा सकते हैं। तो कंपनी का कहना है कि हम 15 से 20% दे सकते हैं। तो बचा हुआ 70% हिस्सा सरकार उस कंपनी को सब्सिडी के तौर पर देती है और उससे वो अपने कंपनी के कर्मचारियों को तनख्वाह देती है। ब्रिटेन की फरलो, जर्मनी की कुर्जरबेट, ये बड़ी स्कीम्स हैं।
ओईसीडी का डेटा बताता है सिद्धांत की दुनिया के 35 देशों में, 35 प्रमुख देशों में, इनमें फ्रांस, इटली, कनाडा, मलेशिया, हांगकांग, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, 35 देशों ने बड़े पैमाने पर अपने यहां जितने भी काम करने वाले लोग, रोजगार वाले लोग हैं जो कंपनियों में काम कर रहे थे, उनके लिए वेज सब्सिडी की स्कीम्स घोषित की है। और अप्रैल से लेकर अगस्त के बीच में उन वेज सब्सिडी स्कीम्स का लाभ लेने वालों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। यानी जिन कंपनियों का कारोबार बंद हुआ, उनके रेवेन्यूज पर असर पड़ा, उन्होंने उस वेज सब्सिडी स्कीम में अप्लाई किया और वहां से अपने कर्मचारियों की तनख्वाहें बचाने के लिए, उनकी नौकरियां और उनका वेतन बचाने के लिए पैसा लेना शुरू किया। इस अमेरिका में इसी स्कीम का एक दूसरा स्वरूप मिलता है, जहां छोटे उद्योगों को खास तौर पर मुफ्त कर्ज दिया जाता है, जिसको फॉरगिवेबल लोन कहते हैं, कि अगर आपके यहाँ कर्मचारी हैं और उन कर्मचारियों की तनख्वाह आप नहीं दे पा रहे हैं, तो आप बैंक से कर्ज ले लीजिए और उस कर्ज से उनकी तनख्वाह बांट दीजिए, और जब ये पूरा संकट दूर हो जाएगा तो वो कर्ज माफ कर दिया जाएगा या उस पर बहुत ही नॉमिनल कर्ज लिया जाएगा। और अगर आप देखें तो अमेरिका के जितने बड़े बैंक हैं, उन्होंने सबने फॉरगिवेबल लोन की स्कीम्स लॉन्च कर दी थी अप्रैल में ही, और इसके लिए अमेरिकी सरकार ने बजट से बाकायदा प्रावधान किया था, एक अमेरिकी सरकार के पैकेज का यह हिस्सा था। नतीजा ये हुआ कि पूरी कोशिश इस बात की थी कि जो मौजूदा काम करने वाले कर्मचारी हैं उनकी इस संकट में नौकरी ना जाए और उनकी तनख्वाहें ना कटे। इसका फायदा यह हुआ कि इन देशों में कर्मचारियों के 70 से 84% तक वेजेस प्रोटेक्ट कर लिए गए, 70 से 84% तक वेजेस प्रोटेक्ट कर लिया। मतलब अगर किसी कर्मचारी की तनख्वाह 10,000 रुपए थी भारतीय करेंसी में समझें, तो उसे कम से कम 8,400 रुपए, 8,500 रुपए तो मिल ही रहे हैं, भले ही उसकी कंपनी का कारोबार बंद हो चुका हो या उसके कारोबार में रेवेन्यू में नुकसान हुआ हो। ये काम हर आय वर्ग के देशों ने किया। इसमें मलेशिया और सिंगापुर जैसे देश भी हैं, इसमें अमेरिका, फ्रांस, इटली, कनाडा, जर्मनी, डेनमार्क जैसे देश भी हैं। इससे क्या हुआ? इससे बाजार में मांग बनाए रखने में मदद मिली। इससे यह हुआ कि अर्थव्यवस्थाओं को सपोर्ट मिला। बाजार में लोग नहीं निकल पाए क्योंकि कोविड लॉकडाउन के कारण दुकानें बंद थी, पर लोगों के पास बचत आती रही, लोगों के पास पैसे उपलब्ध होते रहे। और इसके साथ उन देशों की सरकारों ने कर्मचारियों का बीमारी में वेतन ना काटे जाने, इलाज के लिए सुविधाएं देने, ये सारी व्यवस्थाएं भी की। तो जैसे अगर कोविड के कारण कोई व्यक्ति बीमार भी हुआ तो उसका वेतन नहीं काटा गया, और इसके साथ उसके वेज को वेज सब्सिडी स्कीम के तहत प्रोटेक्ट किया गया। यह पहला सबसे बड़ा उपाय था जो पूरी दुनिया के सारे अधिकतर देशों में हमें एक जैसा देखने को मिलता है। इनके आकार, इनकी शर्तें, इनके तौर तरीके अलग अलग देशों में अलग अलग हैं, पर भारत में किसी ने वेज सब्सिडी स्कीम का नाम तक नहीं लिया, पेचेक प्रोटेक्शन का नाम तक नहीं लिया कि हम वेज सब्सिडी या किसी तरीके की प्रोटेक्शन दे सकते हैं। यह पहली चीज थी जिससे की सरकारों का संवेदनशील चेहरा, अपने लोगों के दुख दर्द और तकलीफ को समझने का चेहरा, और जो टैक्स वो पे करते हैं, जो वो बचत सरकार को देते हैं, उसे गाढ़े मौके पर उन्हें वापस लौटाने का चेहरा सामने आया। दूसरा पहलू कि कैसे उन दुनिया की सरकारों ने अपने कोविड से प्रभावित लोगों की मदद की। अमेरिका, साउथ कोरिया, चाइना ने भी अपने यहाँ माइग्रेंट लेबर्स के लिए, अच्छा। कनाडा, आयरलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने जो बेकार हुए लोग, जिन्हें जॉब नहीं मिल पा रहा था या कंपनियां बंद हो रही थी, उनके लिए बेकारी भत्ते और पारिवारिक बेकारी भत्ते दिए। अमेरिका में सिस्टम है कि या तो आपकी कंपनी आपके लिए वेज सब्सिडी ले लेगी, और अगर आपकी कंपनी नहीं काम कर पा रही है और बैंकरप्ट हो रही है तो आप अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट क्लेम करते हैं या बेरोजगारी का भत्ता क्लेम करते हैं। इन्होंने, इन देशों ने में दुनिया के करीब 2 दर्जन बड़े देश हैं जिन्होंने अपने यहाँ बेकार हुए लोगों के लिए उनके पारिवारिक और बेकारी भत्तों की दर बढ़ाई या उन्हें नए भत्ते दिए। इसका सबसे ज्यादा लाभ उन देशों में लोगों को मिला जो कम आय वाले लोग थे, जिनकी कंपनियां छोटी थी, बिल्कुल चलने की स्थिति में नहीं थी और वो वेज सब्सिडी भी नहीं ले सकते थे। उन्हें सरकारों ने अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देकर या बेकारी भत्ता देकर या बेरोजगारी में मदद देकर उनको सपोर्ट दिया। ये दूसरा महत्वपूर्ण फैसला हुआ कोविड के दौरान दुनिया के देशों में, जो कोविड से निपटने की रणनीति थी उसका दूसरा हिस्सा था। तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा जो कि भारत के लिए भी बहुत जरूरी है जानना, कि भारत में 55% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। भारत की टोटल जो लेबर फोर्स है उसमें 55% लोग ऐसे हैं जो खुद अपना काम करते हैं, चाहे वो आर्किटेक्ट, कंसल्टेंट, वकील हो, या वो एक पान की दुकान वाला हो, या एक शॉपिंग वाला हो, या एक मार्केट में कोई रिपेयरिंग करने वाला हो। अमेरिका, स्वीडन, डेनमार्क, कनाडा और आयरलैंड और फ्रांस जैसे 2 दर्जन देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए उनके नुकसान की भरपाई के लिए स्पेशल स्कीमें घोषित की, जिसमें उन्हें
कोविड लॉकडाउन के दौरान जितना नुकसान हुआ है उसका 60 से 70% हिस्सा सरकार वापस कर रही है। जैसे अगर लॉकडाउन के दौरान उनकी दुकान बंद रही और उनका काम नहीं हुआ है और वो अपनी बैलेंस शीट या अपने नुकसान का क्लेम सरकार के सामने करते हैं तो सरकार उसको उनको पैसा वापस करती है। इसके साथ उनके इस दौरान के टैक्स माफ कर दिए गए ताकि उनके नुकसान की भरपाई हो सके। तो आप इसे 3 लेवल पर समझने की कोशिश करिए। पहली चीज है कि जो बड़े और मझोले उद्योग हैं वहां वहां कंपनियां किसी भी तरीके से कर्मचारियों की नौकरियां ना लें, उनकी तनख्वाहें ना काटें। इसके लिए उनके पास एक खिड़की वेज सब्सिडी स्कीम की है, उसमें जाइए, अपने पे बिल दिखाइए, अपने कर्मचारियों के लिए सब्सिडी लीजिए और उनके वेतन उनके खातों में ट्रांसफर करिए और सरकार को हिसाब दीजिए। दूसरा ये कि जहां पर नौकरियां जा रही हैं वहां पर जो निचले तबके के लोग हैं उनके लिए बेकारी के भत्ते हैं। और तीसरी चीज जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं जिनको कहीं से कोई तनख्वाह नहीं मिलती, जिनके पास कुछ नहीं, उनके नुकसानों की भरपाई करने की व्यवस्था है। ये 3 प्रमुख कोविड राहत के 3 शिखर हैं, 3 पैमाने हैं या 3 स्तंभ हैं जिनके आधार पर पूरी दुनिया में पिछले 6-7 महीनों में दुनिया के देशों ने अपने उद्योगों को और अपने कर्मचारियों को जोड़ने की कोशिश, मदद करने की कोशिश की है। एक चीज सिद्धांत इसमें और महत्वपूर्ण समझना जरूरी है कि ज्यादातर स्कीमें, सरप्राइजिंगली मैंने ज्यादातर देशों की स्कीमों का अध्ययन करने की कोशिश की, उन्हें समझने की कोशिश की, ज्यादातर देशों की स्कीमें छोटे उद्योगों में रोजगार बचाने पर केंद्रित है। छोटे उद्योगों, अच्छा, जो 500 से नीचे, 500 कर्मचारियों से नीचे के उद्योग हैं, क्योंकि सरकारों का मानना यह है कि जो बड़ी कंपनियां हैं उन्हें उनके टैक्स माफ कर दिए गए हैं, इसलिए वो अपनी टैक्स की कटौती को कर्मचारियों के वेतन में एडजस्ट करके कर्मचारियों के वेतन बचा सकती है। बड़ी कंपनियों के पास रिजर्व्स हैं, बड़ी कंपनियों के पास सस्ता कर्ज लेने की सुविधा है। ऐसी परिस्थिति में जो मझोली कंपनियां, जो छोटी कंपनियां हैं, जिनके वेज बिल इतने नहीं है, हमने अपने पिछले किसी कार्यक्रम में इस बात पर जिक्र किया था कि मई में क्रिसिल की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें क्रिसिल ने माना था कि भारत में 70% कंपनियां ऐसी हैं जो अपने कर्मचारियों को 3 महीने से ज्यादा तनख्वाह नहीं दे सकती। पास 3 महीने से ज्यादा तनख्वाह देने का मौका नहीं। और उसका नतीजा हमने देखा कि जैसे ही 3 महीने बाद भारत में बड़े पैमाने पर नौकरियों में छटनी शुरू, सीएमआई के आंकड़े साफ बताते हैं। अब ऐसा क्यों किया? ऐसा हाँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मतलब इस पे एक सवाल मेरा ये बन रहा है कि जैसे लॉकडाउन है, कई सारी कंट्रीज में लॉकडाउन लगा, इंडिया में भी लगा। लॉकडाउन की वजह से मैं इसको एक मोटे टर्म्स में अगर समझूं तो लॉकडाउन सरकार ने लगाया, तो नौकरियों को बचाने की जिम्मेदारी, उतने रोजगारों को संरक्षित करने की जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है। कंपनियां निकाल रही हैं तो ये सरकारें कंपनियों पे कह के अक्सर खाली होना चाहती हैं, क्योंकि जो टेंडेंसी रही है एक मार्केट नहीं, सरकारें नहीं, इस मामले में भारत दुनिया के देशों से बिल्कुल अलग खड़ा है। भारत में सरकारों ने केवल जवानी जमा खर्च किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कंपनियों से निवेदन करेंगे और अनुरोध करेंगे कि वो कर्मचारियों को ना निकालें, पर कंपनियों को जो हो रहे नुकसान है उनकी भरपाई कैसे की जाएगी, इसके लिए कोई स्कीम नहीं आई। दुनिया के देशों के जो उदाहरण हमको पिछले 6 महीने में दिखाई देते हैं वो ये दिखाई देते हैं कि उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि अगर आप XYZ कंपनी है, आपके यहाँ 50 कर्मचारी हैं, 100 कर्मचारी हैं, उनकी तनख्वाह आप नहीं दे सकते तो आप वेज सब्सिडी स्कीम में आइए, वेज सब्सिडी स्कीम से पैसा लीजिए और उनकी तनख्वाहें बचाइए। ऐसा उन्होंने किसी चैरिटी के चलते नहीं किया सिद्धांत, इसकी इकोनॉमिक्स समझना जरूरी है। और वो इकोनॉमिक्स से हम समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि भारत की मंदी इतनी गहरी क्यों होने वाली है। इसकी इकोनॉमिक्स समझना जरूरी ये है कि जितने बड़े पैमाने पर दुनिया में के देशों ने कोविड से प्रभावित लोगों के वेजेस, उनकी नौकरियां या वेतन संरक्षित किए हैं, उसी का नतीजा है कि उन देशों में कोविड का लॉकडाउन या कोविड का असर खत्म होते ही वी शेप रिकवरी आएगी। क्योंकि 6 महीने तक उनको पैसे तो मिल रहे थे, बाजार बंद थे, वो शॉपिंग करने नहीं जा रहे थे, तो जैसे ही ये चीजें खुलेंगी वैसे वो वापस बाजार में आएंगे और तेजी से वहां की रिकवरी आएगी, जबकि भारत में वैसा नहीं दिखाई दे रहा है। नतीजा यह हुआ है, ऐसा क्यों किया उन्होंने? 1930 में जो महामंदी आई थी उसके बाद दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को, जॉन मेनॉट केनेडी ने एक चिट्ठी लिखी थी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को, काफी चर्चित पत्र है, और उसके बाद दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को एक चीज समझ में आ गई कि मंदी से उबरने का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण तरीका यह है कि आप रोजगार बचाइए और रोजगार बढ़ाइए। जितना लोगों के रोजगार बचेंगे, जितना लोगों के एम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगे, उतना ही पैसा सिस्टम में वापस आएगा, लोग कंज्यूम करना शुरू करेंगे। आप आश्चर्य करेंगे सिद्धांत की OECD की रिपोर्ट बताती है कि अप्रैल से लेकर अगस्त तक का डेटा हमारे पास उपलब्ध है, सितंबर का डेटा हो सकता है अगले महीने तक आए। अप्रैल से लेकर अगस्त के बीच में यूरोप में 5 करोड़ लोगों के रोजगार बचाए गए हैं, 5 करोड़ लोगों के जॉब्स प्रोटेक्ट किए गए हैं। अमेरिका में सितंबर के बहुत बड़ी संख्या है ये। अमेरिका में सितंबर के आखिरी हफ्ते तक 2.6 करोड़ लोगों को
अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट या भत्ते मिले हैं। और छोटे उद्योगों का जो संरक्षण कार्यक्रम अमेरिका में चल रहा है उसमें 520 अरब डॉलर के कर्ज बांटे जा चुके हैं। हम अप्रैल से अगस्त के बीच में भारत में 12-12.5 करोड़ रोजगार खत्म हुए हैं। 12-12.5 करोड़ रोजगार खत्म हुए। ये सीएमआई का आंकड़ा, इसको सरकार ने नकारा नहीं, सरकार भी मानती है। प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या निकालें तो उसके 4-5 गुना हो जाती है, जिसमें 66 लाख नौकरियां तो मिडिल क्लास की नौकरियां हैं। आप सोचिए कि अगर 5 करोड़ रोजगार भारत में बचाए गए होते तो एक ऑर्गेनाइज रोजगार के ऊपर 5 लोग डिपेंड होते हैं। एक संगठित क्षेत्र का मध्यवर्गीय रोजगार 5 और लोगों को काम देता है, चाहे वो मेड हो या ड्राइवर हो। हम 25 करोड़ लोगों की जीविका बचा रहे होते, 5 करोड़ लोगों की जीविका बचाकर। हमारे यहाँ जब दुनिया 5 करोड़ 5.5-6 करोड़ नौकरियां बचा रहे थी दुनिया के देश, तब हमारे यहाँ 12-12.5 करोड़ नौकरियां चली गई देखते देखते। और हमारे यहाँ सरकार ने इस प्रश्न पर विचार करने, जवाब देने, पूछने, चर्चा करने, नीति बनाने के बारे में सोचा तक नहीं, बात तक नहीं की। लगभग 60 करोड़ लोगों की जीविका बचाई जा सकती है। आप सोचिए, आप ये कहेंगे कि नहीं हम सरकार के पास, हम तो दुनिया के देशों से ऐसे नहीं है, हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम तो नहीं। 72 लाख करोड़ रुपए का टोटल एक्सपेंडिचर है भारत में, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का मिलाकर 72 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर है। किस्म किस्म के टैक्स सरकारें भारत में लगाती हैं। बैंकों से उन्हें मनचाही दर पर कर्ज लेने की सुविधा मिलती है। अभी 109% का फिस्कल डेफिसिट ताजे आंकड़े में आया। ये सारा फिस्कल डेफिसिट गया कहां? ये पैसा गया कहां? आखिर ये पैसा अगर देश का था, देश की बचत थी, देश का टैक्स था, तो ये उनको मिलना चाहिए था जिनकी जरूरत थी। ठीक, अगर हम उनके लिए कोई स्कीमें नहीं ला पाए, उन्हें रोजगार नहीं बचा पाए, उनकी तनख्वाह, उनके हाथ में पैसे नहीं रख पाए, या जो 25 से 30 करोड़ माइग्रेंट वर्कर यहां से पैदल अपने घरों को चले गए, उनको सरकार एक पानी की बोतल नहीं दे पाई, उनको खाना नहीं खिला पाई, तो इस सारे बजट का, इस सारे पैसे का फर्क क्या है? हम एक पहले भारत के का जो वेलफेयर स्टेट, इस पर चर्चा कर चुके हैं कि कितनी स्कीमें और कितने टैक्स के बाद भी भारत का वेलफेयर स्टेट, जब सबसे बड़ी क्राइसिस आई इंडिया में, सबसे बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आई, सबसे बड़ा मानवीय संकट आया, जिसको सरकार ने माना कि 25 करोड़ लोग गए, तो वो वेलफेयर स्टेट कहीं नजर नहीं आया। ट्रेनें अपने यार्ड्स में खड़ी रही, प्राइवेट बसेस और प्राइवेट ट्रक अपने काफी डिटेल में खड़े रहे, और उनको ना बस मिली, ना ट्रक मिली, ना खाना मिला, ना पानी मिला। आज यूरोप की सरकारें या अमेरिका की सरकारें अपने सारे खर्चे रोककर सिर्फ एक काम कर रही हैं, जॉब रिटेंशन। नौकरी बचाइए, नौकरी रोकिए, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये नौकरियां बची रही तो जैसे ही कोविड की मंदी खत्म होगी, वैसे ही लोग वापस मार्केट में जाएंगे, खरीदारी शुरू करेंगे, रिकवरी वापस आ जाएगी, क्योंकि तो डिमांड रुक गई है, डिमांड खत्म तो नहीं हुई है, उसके लिए उनके हाथ में पैसा है। लेकिन भारत में जिन 12-12.5 करोड़ लोगों की नौकरियां गई हैं, उनकी तो नौकरियां वापस नहीं आएंगी। इसलिए भारत में मंदी को लेकर या मंदी को गहराने के आकलन लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि सरकार कहती है वो आत्मनिर्भर पैकेज लेकर आई। भारत में क्या हुआ? भारत में नगद सहायता के तौर पर सिर्फ 1500 रुपए महिला जनधन खातों में डाले गए, जो कि 8 दिन की मनरेगा मजदूरी के बराबर है। और इसी पर पूरी सरकार, सारे मंत्री बिल्कुल आत्ममुग्ध होके कह रहे हैं कि इससे बड़ी कोई सहायता नहीं दी। उसको वो जोड़कर बताते हैं, वो उसको पूरा कंपाइल करके बताते हैं, देखिए हमने 600 करोड़ रुपए बांटे, लेकिन एक आदमी के पास कितना गया, जब उसको ब्रेक डाउन कीजिए उस छोटी यूनिट तक, तो 20 करोड़ खाते 1500 रुपए, 8 दिन की मनरेगा मजदूरी के बराबर। लॉकडाउन और इकोनॉमी की क्राइसिस 6 महीने की, आप ऐसे कंपेयर करके देख सकते हैं। देखिए, सरकारें जब वास्तविकता से कट जाती हैं तो वो इस तरीके के फैसले लेती हैं। वो देश में लोग रोजगार मांग रहे हैं, वो उनको कर्ज लेने की सलाह दे रही हैं, उनसे कह रही हैं कि आप कर्ज लेके जाइए और उद्योग में और निवेश करिए। भारत का कोई भी उद्योगपति, दुनिया का कोई भी उद्योगपति ये जानता है कि जब तक डिमांड नहीं आएगी मार्केट में, जब तक लोगों के हाथ में पैसे नहीं होंगे, तब तक लोग खर्च नहीं करेंगे। अमेरिका या यूरोप के सरकारों ने अपने उद्योगों से ये नहीं कहा कि आप जाकर कर्ज लीजिए। अमेरिका और यूरोप की सरकारों ने अपने उद्योगों को ये दिखाया कि इतनी डिमांड हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके लिए, जैसे ही कोविड लॉकडाउन खत्म होगा या कोविड का असर खत्म होगा, ये डिमांड वापस आ जाएगी। जबकि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारे उद्योगपति, हमारे व्यापारी ये देख रहे हैं कि जो लोग पहले उनकी दुकान से शॉपिंग करते थे, खरीदारी करते थे, वो आते ही नहीं, क्योंकि उनकी नौकरियां और उनके रोजगार चले गए हैं। तो जब सबको मालूम है कि बेकारी बढ़ रही है, तनख्वाहें घट रही हैं, खपत नहीं होगी, तो नया निवेश करने कौन आएगा? और यही वजह है कि भारत में मंदी गहराने के जो आकलन है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कल रिवाइज नंबर आया है कि भारत में 0 से 10% या 11% के नीचे की गिरावट दिखाई देगी। तो प्रश्न ये है ना सिद्धांत की
सरकारें जब जरूरत होती है तब हमारी मदद के लिए क्यों नहीं खड़ी होती। हमारे टैक्स से, हमारी बचत के बाद आज जब हर व्यक्ति भारत में सरकारों से यह अपेक्षा करता था कि जो भी हमने दिया वो हमें वापस किया जाए, रोजगार बढ़ाने के तौर पर, रोजगार भत्ते के तौर पर, कंपनियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि हम आपके टैक्स माफ कर रहे हैं, आप उस टैक्स के जरिए रोजगार बढ़ाने की कोशिश करिए, तो नहीं हो। जबकि यूरोप की और अमेरिका की अर्थव्यवस्थाओं ने दिखाया कि वहां की सरकारें शायद ज्यादा संवेदनशील हैं। मुझे इसे लिखते लिखते अचानक शेक्सपियर का जूलियस सीजर याद आ गया। अच्छा। हाँ, उसमें कैसियस एक संवाद बोलता है ब्रूटस से, जूलियस सीजर में वो कहता है कि ब्रूटस, फेट इज नॉट इन अवर स्टार्स, वी आर अंडरलिंग्स। ब्रूटस, खोट हमारे सितारों में नहीं है, दरअसल हम ही गए बीते हैं। अच्छा है तो वही स्थिति है कि हमारे सितारों में खोट नहीं है, हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है, सरकारों के पास बजट की कमी नहीं है। दरअसल हम ही अंडरलिंक्स हैं, हम ही ऐसे हैं जो हमें पूछ ही नहीं पाते हैं कि हमारी सरकारें, जिनको हम चुनकर, जिन्हें हमारा वोट, टैक्स और सपोर्ट चाहिए हमेशा, वो हमारे संकट के समय हमारे साथ क्यों खड़ी नहीं होती। और इसका ये फर्क हमें दिखाई दे रहा है, और ये फर्क हमें अगले 6 महीने में और गहराता दिखाई देगा कि जब दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं मंदी से उबरने की कोशिश कर रही होंगी, तब हमारे यहाँ बेकारी आने वाले महीनों में बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि नई हायरिंग्स होने की संभावना, फिलहाल जब तक इकोनॉमी में डिमांड नहीं लौटती, नई हायरिंग होने की संभावना नहीं है। और जो रोजगार बढ़ेंगे भी, आखिरी बात, जो रोजगार आने वाले समय में बढ़ेंगे भी, वो सारे सस्ते और निचले रोजगार होंगे, जहां पर अगर लोगों को 200 या 300 रुपए दिहाड़ी मिल रही थी, तो वहां 150 और 200 रुपए के आसपास की दिहाड़ी मिलेगी, जिस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि जो रोजगार की ग्रोथ आएगी वो असंगठित क्षेत्र से आएगी, कम पगारों के साथ, कम वेतन के साथ आएगी, और असुरक्षित रोजगारों के साथ आएगी। यह समझना जरूरी है, और इन्हें समझकर सरकारों से सवाल पूछना जरूरी है कि हम आज संकट में हैं तो हमारी सरकार हमारे साथ है, हमारी सरकारें जिनको हमने चुना है, वो किसी भी पार्टी की हो, किसी भी दल की हो, वो हमारे साथ हैं कि नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, सवाल जवाब के हिस्से में आते हैं थोड़ा। सवाल पिछले एपिसोड में जो हम लोगों ने जैसे शुरुआत में कहा कि जनसंख्या के नियंत्रण कानून की जो बात बार बार होती है, तो एक तो सवाल है खम्बाला नरेश नाम है इनका, ये पूछना है कि अगर इंडिया में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाया जाएगा तो इसमें क्या प्रावधान हो सकते हैं, क्योंकि चाइना में तो 2 चाइल्ड पॉलिसी भी सवालों के घेरे में है। हाँ, मतलब इनका पूछना मतलब है ठीक भी है कि भाई साहब, अगर इतना ही ज्यादा लफड़ा है, इतना सरकार अगर मास्क करना ही चाह रही है, या सरकार के जो समर्थक इतना मास्क करना ही चाह रहे हैं नाकामी को, और ला ही दिया जाए जनसंख्या नियंत्रण कानून, तो क्या प्रावधान रखेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पे सरकार सोच भी रही, क्योंकि आधिकारिक रूप से सरकार ने ऐसा कुछ कहा नहीं है। और जब जनसंख्या नियंत्रण कानून की बहस अगर शुरू होगी तो ये तथ्य सामने आएंगे जिन पर हम पिछली बार चर्चा कर चुके हैं। जब भारत के आधे से ज्यादा राज्यों में, 13 से ज्यादा राज्यों में फर्टिलिटी रेट ही टू का जो लेवल है उससे नीचे आ चुकी, जो कि आपको रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट है, जितने में आप नई जनरेशन या नई पीढ़ी को लेकर आते हैं। आबादी नहीं होगी तो खपत कौन करेगा, मांग कौन देगा, डिमांड कौन लेकर आएगा। जब उससे नीचे आ चुकी है, 2021 के आंकड़े को देखने के बाद लोगों को समझ में आएगा कि भारत की जनसंख्या की विकास दर तो 1.1% के आसपास आ गई है। तो हम तो उस स्तर को पहले ही पार कर चुके हैं, उस स्तर से आगे बढ़ चुके हैं जिस स्तर के लिए आप जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर रहे हैं। हाँ, कानून तो अगर आएगा तो सरकार को आंकड़े दिखाए जाएंगे सरकार के ही। हाँ, जब कानून आएगा और जब बहस शुरू होगी, चर्चा शुरू होगी, तो जो आंकड़े सार्वजनिक डोमेन में है वो सामने आएंगे। और तब आप क्या टारगेट रखेंगे? क्या आप शून्य वृद्धि दर का टारगेट रखेंगे? तो अगली जनरेशन कैसे आएगी? आपकी डिमांड कैसे आएगी? तो मेरा मानना यह कि सिर्फ दूसरी बहस शुरू होनी चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून की नहीं, भारत में सीनियर सिटीजन्स को प्रोटेक्शन देने के कानून की बहस शुरू होनी चाहिए। हमें भारत की जो अगली पीढ़ी आ रही, जो बुजुर्ग पीढ़ी, और भारत में बहुत बड़ी आबादी 2030 के बाद बुजुर्ग हो जाएगी, जिसके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। हमारे अस्पताल, हमारी ट्रेनें, हमारे बस स्टैंड, हमारे टैक्सी स्टैंड, हमारी सड़कें, हमारे घर, हमारे अपार्टमेंट तैयार ही नहीं है सीनियर सिटीजन्स के लिए। उनके लिए कुछ सोचने की जरूरत है, उनके लिए बात करने की जरूरत है, उनके लिए संसाधन जुटाने की जरूरत है, ताकि जिन लोगों ने अपनी पूरी युवावस्था देश कम कमाई के बावजूद देश में अलग अलग स्तर पर देश को बनाने में लगाई है, उनका बुढ़ापा कम से कम चैन से कट सके। हमें लगता बहस ये है भविष्य की, भविष्य है भारत की बढ़ती हुई आबादी को, भारत की जो बढ़ती हुई बुजुर्ग आबादी है, उसे कैसे संभाला जाए। बढ़िया। अगला सवाल है ध्रुव जैन का। वो पूछ रहे हैं कि क्या कोरोना के बाद, पैंडेमिक के बाद हम डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं? अगर बढ़ रहे हैं तो इसके परिणाम होंगे क्या?
अभी हम ये नहीं कह सकते कि ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। सरकार भारत में चूंकि भारतीय व्यापार नीति के ऊपर स्वदेशी का दबाव है, सरकार एक तरफ कहती है कि वो भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाएगी, दूसरी तरफ वो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देती है, दुनिया में देशों के साथ ट्रेड के फैसले के समझौते नहीं करती है, आरसेप जैसे जो प्लेटफॉर्म या फोरम से उनसे बाहर निकल आती है। डीग्लोबलाइजेशन जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन हाँ ग्लोबलाइजेशन की पूरी प्रक्रिया पर हिट हुआ है। उसकी वजह यह है कि उसमें चीन महत्वपूर्ण रूप से केंद्र में है। जैसे दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं मंदी से बाहर निकलेंगी, उसके बाद यह परिस्थिति बनेगी कि दुनिया के व्यापार को कैसे नए सिरे से जोड़ा जाए। लेकिन दुनिया डीग्लोबलाइजेशन अफोर्ड नहीं कर सकती। हम जहां तक पहुंच चुके हैं वहां पर आपको अंतरराष्ट्रीय बाजारों में के बीच में तालमेल, सहमति और इंटीग्रेशन बनाए रखना पड़ेगा। कम से कम भारत तो अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि भारत की पिछले 25 साल की पूरी ग्रोथ भारत के ग्लोबलाइज होने के कारण ही आई है। भारत ने जो अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अपनी भागीदारी निभाई है, वहां से जो विदेशी निवेश लिया है, यहाँ से लोगों को बाहर भेजा है, जो लोग दुनिया में काम कर रहे हैं। आप देखिए हमारे पास, जब आज हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हमारे पास भारत के करंट अकाउंट डेफिसिट का डेटा आया है सिद्धांत, और ये बता रहा है कि भारत में जो रेमिटेंसेज हैं, जो विदेश से आने वाला पैसा है, उसमें करीब 9% की गिरावट आई है। इसका मतलब यह है कि भारत में जो विदेश से आने वाली पूंजी थी, वो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, और चूंकि अंतरराष्ट्रीय मंदी है, लोग वापस लौट रहे हैं, लोग पैसा नहीं भेज पा रहे हैं, तो उसका नुकसान हो रहा है। तो मुझे लगता है डीग्लोबलाइजेशन नहीं है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन को एक सेटबैक जरूर है। और जब भी कोई क्राइसिस आती है, जैसे जब बैंकिंग क्राइसिस आई थी तब भी एक सेटबैक आया था, तो वो सेटबैक हमें दिखाई दे रहा है। और एक और आखिरी सवाल है जगन्नाथ महतो का। सवाल बड़ा रोचक है। पूछ रहे हैं कि हमने पिछले एपिसोड में जनसंख्या दर वगैरह की बात की थी, लेकिन हमने ये भी कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की जब हम बात करते हैं तो हम एक खास कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो सवाल ये है कि व्हाट अबाउट द फर्टिलिटी रेट ऑफ द टारगेटेड कम्युनिटी। अव्वल तो हमने नॉन टारगेटेड कम्युनिटी के भी फर्टिलिटी रेट के बारे में बात नहीं की थी। हाँ, आपका क्या कहना? क्योंकि बहस को वहीं ले जाने की कोशिश होती है हमेशा। क्यों जब भी आप जनसंख्या देखते हैं तो जनसंख्या एक समग्र देश के तौर पर देखते हैं, पूरे देश की आबादी के तौर पर देखते हैं। जनसंख्या एक संसाधन है, एक रिसोर्स है, और वो उस रिसोर्स का सही इस्तेमाल दुनिया के समझदार नीति निर्माता और दुनिया के देश की सरकारें करती हैं। हम जनसंख्या की बहस को जब इस तथ्य पर नहीं टिका पाते कि भारत की आबादी बढ़ रही है या भारत की फर्टिलिटी बढ़ रही है, तो हम उसके अंदर वो विभाजक पैमाने डालने लगते हैं, जातीय आधार पर, धार्मिक आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर इनसे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। उसकी वजह यह है कि आप समग्र रूप में जब पूरे देश को देखें तो उसके लिए वो जनसंख्या कहीं से भी हो रिसोर्स है, संसाधन है। बहस उस तरफ ले जाने की कोशिश जरूर होती है। मैं सिर्फ संकेत में कह सकता हूं कि इसके भी बहुत सारे आंकड़े पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, जिस तरफ ये इशारा कर रहे हैं कि किस जाति विशेष की, किस धर्म विशेष की फर्टिलिटी रेट क्या है, उनकी जनगणना बढ़ने की दर क्या है किस क्षेत्र में उनका घनत्व क्या है। लेकिन ये बहसें हमेशा हमें मूल मुद्दे से भटकाती हैं और हमें इस बात से डराती हैं हमेशा। जैसा हमने पिछली बार कहा था ना कि सरकार जब असफल होती है तो जनसंख्या की आबादी के पीछे खड़ी हो जाती है और कहती है देश की आबादी बहुत है। ये उस तरफ ले जाने की कोशिश है। बेहतर है कि हम उन तथ्यों को समझने की कोशिश करें जिनके आधार पर हम भविष्य के प्रति तरफ देख सकते हैं। और भारत, फिर मैं कहूंगा, जो पिछली बार मैंने कहा था कि भारत इस समय बेरोजगारी से जोड़कर ही ये प्रश्न है जिस पर आज हमने चर्चा की थी, और पिछली बार भी हमने कहा था कि भारत अपनी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका चेक हाथ में लिए खड़ा हुआ है। सबसे सक्रिय और सबसे बड़ी युवा आबादी के अगले 10 साल हमारे हाथ में हैं। लेकिन हमारी समस्या ये है कि कोविड के दौरान दुनिया की सरकारें जब अपने यहाँ नौकरियां रोकने के लिए, एक नौकरी रोकने के लिए 100 पाउंड का भत्ता देने को तैयार थी, तब हम इस युवा आबादी के बारे में सोच भी नहीं रहे थे कि एक पलक झपकते उसकी नौकरी चली गई और वो सड़क पर आ गया। ये प्रायोरिटीज का फर्क है, ये वरीयताओं का फर्क है। सरकारों को ये वरीयताएं समझानी चाहिए, और वो समझाने का तरीका यही है कि आप उनसे जब प्रश्न पूछेंगे, उन्हें तथ्य दिखाएंगे, तो शायद उन्हें समझ में आएगा कि उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। यानी जनसंख्या देश की होती है, किसी समुदाय की नहीं होती है। तो अंशुमान जी, फिर वहां पे आ जाते हैं जहां जो वादा हमने एपिसोड की शुरुआत में किया है। क्या कौन सी फिल्म या सीरीज कुछ देख पाया आप इधर बीच? इस बीच सिद्धांत थोड़ा सा कम फिल्म और सीरीज देखने का चांस मिला, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही थी और कई सारे घटनाक्रम एक साथ थे। तो इस बार
अगले सप्ताह जरूर मैं कुछ बता पाऊंगा कि मैंने नेटफ्लिक्स पे या अमेजन प्राइम पे क्या देखा, लेकिन हाँ, पढ़ने की दृष्टि से जो लगातार पढ़ने की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, उसमें मैं रॉबर्ट कियोसाकी की किताब है फेक, प्रसिद्ध और अच्छी किताब है, जो बताती है कि कैसे फाइनेंशियल मार्केट में, वित्तीय बाजारों में लोग आपको कैसे कैसे समझाते हैं, कैसे ठगते हैं, और कैसे ऐसे आर्थिक सिद्धांत दिए जाते हैं जो कि जो फेक होते हैं। उसको मैं उसे पढ़ रहा था। अरविंद पानगढ़िया की किताब है फ्री ट्रेड एंड प्रॉस्पेरिटी। अभी किसी ने सवाल पूछा था डीग्लोबलाइजेशन पे, वो हाल फिलहाल के वर्षों में सबसे अच्छी किताब है इस संदर्भ में, जो बताती है कि दुनिया के जिन देशों ने अपने आप को ओपन रखा है, फ्री ट्रेड किया है या अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ा है, उनकी प्रॉस्पेरिटी किस तरीके से बढ़ी है। ये दो किताबें मेरी ताजे अध्ययन में है, ये लगभग खत्म हो चुकी हैं। कुछ नई किताबों का इंतजार है, कुछ शायद इस हफ्ते आ जाएंगी, तो उसके बाद उनका अध्ययन करेंगे। मैंने हमारे दोस्त हैं, परिचित हैं, तो उनकी मदद से एक वो डॉक्यूमेंट्री देखी, द न्यूज़ पेपर मैन। वो अच्छा। वॉशिंगटन पोस्ट के जो हाँ भूतपूर्व एडिटर थे, बेन ब्रैडली, जी, तो उन पर वो डॉक्यूमेंट्री बनी है, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ बेन ब्रैडली, ऐसे करके पूरा नाम है उसका कुछ। और अभी अयोध्या वाला, जैसे जब कल जजमेंट आया है 30 तारीख को, तो वो एजी नूरानी ने एक कंपाइलेशन किया है कई चीजों का अपनी किताब में, डिस्ट्रक्शन ऑफ बाबरी मस्जिद और नेशनल डिसऑनर करके उस किताब का नाम है। वो पढ़ी, और कुछ काम था तो निकाली थी। वो शमशेर की किताब है, कुछ और गद्य रचनाएं। तो उस समय से कई सारे निबंध ऐसे बैठे बैठे पढ़ डाले मैंने अभी कुछ पुस्तकें मंगाई हैं, वो शायद आ जाएंगी। रामविलास शर्मा की कुछ विलक्षण पुस्तकें हैं, मतलब अच्छा। मैं मानता हूँ कि रामविलास शर्मा कम चर्चित हिंदी के उन लेखकों में से हैं जो अगर नहीं हो तो भारत के में हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा अबूझ रह जाएगा। रामविलास शर्मा ने रागों के इतिहास पर और राग भाषा और इतिहास पर एक अद्भुत पुस्तक लिखी है, वो मैंने मंगाई है, शायद इस हफ्ते मेरे पास आ जाएगी। तो कहाँ से है वो प्रकाशित? उनके मैं प्रकाशन आप बोल दिया और बता दूंगा, बहुत पुराना ही होगी मेरे ख्याल से। हाँ, पुरानी किताब है। संगीत के इतिहास पर कम पुस्तकें हैं भारत में, और संगीत के इतिहास को भाषा के इतिहास से जोड़कर रामविलास शर्मा के अध्ययन इस संदर्भ में काफी अद्भुत और विलक्षण है कि उन्होंने भाषा के इतिहास, हिंदी, संगीत और भारतीय संस्कृति के ऐसे रामविलास जी सौंदर्य शास्त्र पर बहुत सारी बातें करते हैं अपने कई सारे निबंधों में। तो मैंने उनकी कुछ पुस्तकें ऑर्डर की हैं, अगले हफ्ते आ जाएंगे तो मैं आपको बता पाऊंगा कि उनमें से कौन सी पुस्तक मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन संगीत वाली पुस्तक अब मैं काफी दिनों से तलाश रहा था, अचानक पता चला कि वो आ गई है प्रिंट में, तो फिर मैंने उसको दोबारा ऑर्डर किया। ठीक है, तो ये था आपके सभी के लिए इस हफ्ते का था। कैसा लगा, कैसी रही बातचीत, क्या सवाल हैं, क्या सुझाव हैं, क्या गुस्सा, क्या नाराजगी, क्या खुशी, सब बताइए। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपके लिए खुला है, सवाल पूछिए, तो बातचीत करेंगे अगले एपिसोड में उस पर। और आप लल्लन टॉप देख रहे थे, अंशुमान जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।